हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीएसपी लोकल टू ग्लोबल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड यूनिट मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। क्या होता है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, उसके बारे में हम लोग डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, वो टर्म्स भी डिस्कस करेंगे, थोड़ी हिस्ट्री भी डिस्कस करेंगे और नए आने वाले वीडियोज़ में नंबर ऑफ न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बने रहे अंत तक इस वीडियो में। तो क्या होता है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, तो ये इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जो फिक्स एंड मूवमेंट आती है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है फाइनल मूवमेंट कैलकुलेशन करने के लिए। उसके अंदर नंबर ऑफ इटरेशन करना पड़ता है, इसलिए हम उसको बोल सकते हैं इटरेटिव मेथड भी, उसका नाम सेकंड नाम भी हो सकता है इटरेटिव मेथड। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेथड जो है 1932 में इंट्रोड्यूस हुई थी। हार्डी क्रॉस नाम के साइंटिस्ट ने उनको इंडेटरमिनेट स्ट्रक्चर एनालाइज करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया था। उसका अलग नाम भी है, रिलैक्सेशन मेथड भी बोलते हैं कहीं पे उसको। तो ये सब चीज़ें रिलैक्सेशन मेथड, इटरेटिव मेथड और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये सभी एक ही मेथड से इसके अंदर हम फाइनल मोमेंट कैलकुलेशन करते हैं। अब इसके अंदर जो टर्म्स लगने वाली वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स लगेगी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन देख लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज द रेशियो, काय का रेशियो है, ये रेशियो है रिलेटिव स्टिफनेस और सम ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस एट ए जॉइंट। अब क्या है रिलेटिव स्टिफनेस और सम ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस एट ए जॉइंट, इस दोनों चीज का ये रेशियो है। तो क्या होता है रिलेटिव स्टिफनेस, वो सब चीजें हम लोग इसके अंदर डिस्कस करने वाले। अब रिलेटिव स्टिफनेस क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे। सपोज एक बीम है, एक एंड से वो बीम जो है वो हम लोग बोल सकते हैं उसके एक एंड जिसका फिक्स है। ठीक है, मैं अभी आपको दिखा देता हूं कैसे होता है वो, तो देख लीजिए यहाँ पे। और या इस साइड से ये फ्री है और हम इसको रोटेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको रोटेट करने की कोशिश करेंगे, घुमाने की कोशिश करेंगे। तो यूनिट स्लोप होने के लिए 1, दैट मीन्स थीटा की वैल्यू यहाँ पे 1 होने के लिए जितनी मूवमेंट लगेगी उसको बोलेंगे हम रिलेटिव स्टिफनेस, और उसको बोलेंगे स्टिफनेस ऑफ अ पर्टिकुलर मेंबर। ठीक है, स्टिफनेस अभी आप लोग देखते हैं ना, स्टिफनेस जैसे कि एक कोई आपने मतलब लकड़ी उठा ली और उसको हम ट्विल्ट करने की कोशिश करेंगे तो उसका कम स्टिफनेस मिलेगा आपको। और हालांकि उस लकड़ी की जगह पे हम लोगों ने स्टील का रॉड ले लिया तो उसको टिल्ट करने की कोशिश किया, उसको रोटेट करने की कोशिश की तो उसमें ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे। तो वो होता है स्टिफनेस। ज़्यादा जनरल डिस्कशन करेंगे और जनरल टर्म्स के बारे में सोचेंगे। स्टिफनेस मतलब हार्ड, कितना स्ट्रांग है वो, उस चीज़ होती है स्टिफनेस की। ठीक है, अभी ये फार्मूला तो मैंने आपके सामने रख दिया, तो कैसे कैलकुलेट करना है, मैं ज़्यादा कुछ मैं इधर उधर का कुछ इसके अंदर नहीं डालने वाला। सिंपली जो चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए वही इस वीडियो में आने वाला है। उसी चीज़ को सही ढंग से समझ लो तो डेफिनेटली आप कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर करना मतलब निकालने के लिए कोई गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है वो सब चीज़ें मैं अभी एक एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब कोई भी न्यूमेरिकल लेते हैं हम लोग तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, सपोज अगर मैंने आपको एग्जांपल पहले बता दिया था यहाँ पे, अगर ये रोटेट करता हूँ मैं इस चीज़ को, ठीक है, तो रोटेट करने के लिए यूनिट स्लोप जब डेवलप होता है उसके लिए कितनी मूवमेंट लगती है उसको बोलते हैं हम स्टिफनेस। तो वो कितनी होती है, यहाँ पे होती है 4EI/L और यहाँ पे होती है 2EI/L। ठीक है, तो ये 4EI/L कब आएगा, 2EI/L कब आएगा, 3EI/L कब आएगा, सब चीज़ें हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं। अब देखो मैं सिंपल एक रूल बना के भेजता हूँ आपके सामने। वो रूल इतना इंपॉर्टेंट है, अगर वो रूल आपके समझ में आ गया तो आप कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर गलत नहीं निकालेंगे। रूल सिंपल है, कहीं पे नहीं लिखा होगा, ये सिंपल रूल आपके दिमाग में फिट करना है। क्या रूल है देख लीजिए, मैं अलग कलर से थोड़ा सा उसको ले लेता हूं तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, समझ लो ये चीज है मेरी, ये बीम है या फ्रेम है, कोई भी रहने दो, बीम रहने दो, फ्रेम रहने दो। अब एक रूल लगाना है सबसे पहले, अगर बीम या फ्रेम के बोथ एंड, मतलब यहां से बीम स्टार्ट हो रही है ए से और ये सपोज ई एफ कौन सा भी पॉइंट आने दो, बीच में कितने भी जॉइंट रहने दो ऐसे। ठीक है, अब ये जो सपोज मेरा ये डी पॉइंट है, तो ये ए और डी देखना है आपको कभी भी। अगर ये दोनों जगह पे फिक्स है तो अंदर के सभी वैल्यू, सभी जो वैल्यू आने वाले स्टिफनेस के वो 4EI/L आने वाले। देख लो मैं क्या बोल रहा हूँ। अब ये इधर बी पॉइंट है, यहाँ पे सी पॉइंट है, यहाँ पे डी पॉइंट है, ये हो गया मेरा ई पॉइंट। अगर मैं रिलेटिव स्टिफनेस लेता हूँ ए बी की तो वो भी 4EI/L ही आने वाली है। बी ए की लेता हूँ वो भी 4EI/L आने वाली है। बी सी लेता हूँ वो भी 4EI/L आने वाली है। सी बी लेता हूँ वो भी 4EI/L आने वाली है। सी डी लेता हूँ वो भी 4EI/L आने वाली है। डी सी लेता हूँ वो भी 4EI/L आने वाली है। मतलब इसका मतलब ये, अगर फार एंड मतलब आपका एंड जो है, फार मतलब एक स्पैन, दो स्पैन, तीन स्पैन छोड़ के आगे कहीं पे एंड पे अगर फिक्स सपोर्ट लगा है तो आपकी जो स्टिफनेस की वैल्यू है, रिलेटिव स्टिफनेस की, वो 4EI/L आने वाली है।
हालांकि इसको आई बाई एल भी बोल सकते हैं, कुछ ऑथर ने उसको आई बाई एल और 3/4 आई बाई एल ऐसे भी लिखा है। मैं अभी यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, आई बाई एल और 3/4 आई अपॉन एल, ठीक है। ये भी फॉर्मूला कुछ किताबें में आपको दिखने को मिलेगा, लेकिन मैं जो यूज कर रहा हूँ वो मेरा है 4EI अपॉन एल अपॉन, एक टर्म्स होगी 4EI अपॉन एल और दूसरी टर्म होगी मेरी 3EI अपॉन एल। अगर वो मैंने पहले बताया था ना आई बाई एल और 3/4 आई बाई एल, ये दोनों भी से चीज़ों से अगर आप सॉल्व करते हैं, ये भी मैंने जो कि लिया है इससे भी सॉल्व करते हैं और वो प्रीवियस वाले जो मैंने फॉर्मूले लिखे थे उसमें उससे भी सॉल्व करते हैं, आंसर सेम ही मिलने वाला है। कंफ्यूज करने की कोई जरूरत नहीं दिमाग को, जो दोनों भी फॉर्मूले सेम ही आंसर देते हैं। डोंट वरी और डोंट मेक कंफ्यूजन इन योर माइंड्स। ओके, लेट कम टू आवर कंसंट्रेट दिस फॉर्मूला, इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर। 4EI अपॉन एल और 3EI, 4-3 आपको याद रखना है। अब 4EI अपॉन एल आप लोगों को समझ में आया कहाँ पे लेना है। अगर फार एंड फिक्स है, देख लीजिए मैं फिर से बता देता हूँ, अगर इस केस में देख लीजिए फार एंड फिक्स है, पहली कंडीशन मैंने बता दी थी, फार एंड फिक्स। दूसरी चीज है अगर स्पैन इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट मतलब अब आपको दिखा देता हूँ इंटरमीडिएट स्पैन का कंसेप्ट क्या है। सपोज थोड़ा यहाँ पे स्पेस ढूंढ लेता हूँ क्लियर वाला। अब ये देख लो, यहाँ पे फिक्स एंड है, ठीक है, ये और ये। अब ये जो सपोज ये ए बी और सी, ये BC इंटरमीडिएट स्पैन है, तो BC में जो भी मूवमेंट आने वाली B2C और C2B, देखो B2C और C2B, BC वाली B2C और C2B, ये मूवमेंट ये इसकी रिलेटिव स्टिफनेस आपकी 4EI अपॉन एल ही होगी। अब 3EI अपॉन एल कहाँ पे होगी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो होगी जिस ज्वाइंट के नेक्स्ट ज्वाइंट जो है वो हिंज है या तो रोलर है या तो फ्री एंड है। अब दिखा देता हूं, जैसे कि अब ये एग्जांपल देख लीजिए आप लोग, कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा उसका, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम में देख लीजिए ये मेरा फिक्स एंड है और यहां पे हिंज है, ठीक है, ABCD। हम अभी रिलेटिव स्टिफनेस की बात कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर नहीं देख रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई रिलेटिव स्टिफनेस, फिर हमको पता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या रेशियो होता है, और रिलेटिव स्टिफनेस एक बार मिल गई तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इजीली निकाल सकते हैं। अब देखो इस केस में इस ए से इस डी तक अगर ऑब्जर्व किए तो एंड में कोई इधर इस साइड में कोई फिक्स सपोर्ट है क्या? नहीं है। एंड में इस साइड में फिक्स सपोर्ट नहीं है, मतलब इस साइड से जाने वाला जो लास्ट का पोर्शन है, देखो इधर लास्ट वाला, ये सी मेरा ज्वाइंट है। सी ज्वाइंट से अगर देखो सी ज्वाइंट से डी ज्वाइंट की तरफ आप जाते हो, सी ज्वाइंट से डी ज्वाइंट की तरफ जाते हो तो सामने फिक्स नहीं है। मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ वो चीज़ क्या है, तो एग्जैक्टली देख लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये देख लीजिए, ये मेरा ए बी और सी, यहाँ पे भी मेरा रोलर या सिंपली सपोर्ट लगा हुआ है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है। जब मैं ए बी की बात करता हूँ, ए टू बी, अब ए टू बी, ए से लेके बी वाला अगर बीच में देखा जाए तो इंटरमीडिएट स्पैन है। इंटरमीडिएट मतलब ये बीच वाला सपोर्ट है, एंड वाला सपोर्ट नहीं है। तो ये मेरी ए बी की वैल्यू क्या होगी? 4EI अपॉन एल होगी स्टिफनेस। अब बी ए के लिए तो सिंपल रूल है, आपका फार एंड फिक्स है, इधर का इस साइड में फिक्स है, मतलब या इसमें कितने भी स्पैन आने दो बीच में, सभी बी ये साइड से अगर इधर जा रहे हो आप तो 4EI अपॉन एल ही आने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं बीसी स्पैन की। जब मैं बीसी स्पैन को देखता हूं, कलर देख लेता हूं थोड़ा अलग से, ठीक है। मैं जब बीसी स्पैन की बात करता हूं, जब मैं B2C जा रहा हूं तो देखो B2C जा रहा हूं तो ये B ज्वाइंट से नेक्स्ट ज्वाइंट C है, तो ये ज्वाइंट फिक्स नहीं है मेरा, ठीक है। और ये एंड में भी है, तो एंड में मेरा क्या आ रहा है? रोलर और हिंज और सिंपली सपोर्ट आ रहा है, मतलब ये BC की वैल्यू मेरी बन जाएगी 3EI अपॉन एल, ठीक। देख लीजिए 3EI अपॉन एल कब बनाए? BC के लिए बनाए। अब मैं CB की बात करूंगा तो CB के लिए देख लीजिए, अब CB के लिए मेरा एरो देख लीजिए इस साइड में, मतलब C to B इधर जा रहा हूं मैं, ठीक है। अब C to B, अब B ज्वाइंट यहाँ पे, C ज्वाइंट यहाँ पे, C के नेक्स्ट वाला ज्वाइंट इसके सामने कहाँ पे फिक्स लगा है क्या? यस, एंड में फिक्स लगा है, मतलब CB की वैल्यू होगी 4EI अपॉन एल। मतलब आपको देखना क्या है, एंड में फिक्स लगा है, दोनों साइड से एंड में फिक्स लगा है, तो अंदर के सब 4EI अपॉन एल। और जिस साइड में फिक्स लगा है उस साइड तक जहां तक जा रहे हो आप, जितने भी स्पैन आने दो, सपोज अब यहाँ पे फिक्स लगा है,
ठीक है। अब यहाँ पे फिक्स लगा था, मतलब इधर से हम लोग जा रहे हैं, ए से लेके या इस साइड पे जा रहे हैं, तो इस साइड से जाने वाली सभी वैल्यू क्या होगी हमारी 4EI/L। ये मैं ज़्यादा इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ इसीलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 4EI/L कहाँ पे लेना है और 3EI/L कहाँ पे लेना है। और एग्जांपल देता हूँ 3EI/L और 4EI/L का, ठीक है। अगर ऐसा स्पैन है, ठीक है, ए वी और सी, देखो अब ये से लेके बी तक जा रहा हो तो इस फार एंड में यहां पे कोई फिक्स सपोर्ट है क्या? नहीं है, लेकिन ये हो रहा है इसके लिए इंटरमीडिएट स्पैन। ये क्या हो रहा है इसके लिए इंटरमीडिएट में, बीच में। अगर यहाँ पे एंड है क्या? नहीं है ना, ए बी के आगे भी सी जॉइंट है, तो ये होगा मतलब ए बी के लिए बनेगी मेरी 4EI/L वैल्यू। अब बी ए के लिए देखो तो बी ए के लिए फार एंड कैसा है, वो रैंकिंग सॉरी सिंपली सपोर्टेड है, तो मतलब बी ए के लिए वैल्यू क्या होगी 3EI/L। सिमिलरली बीसी के लिए देखिए तो बीसी के लिए देखो सी एंड सपोर्ट है और यहाँ पे रोलर सपोर्ट लगा, यहाँ पे फिक्स होता तो हमारी बीसी की वैल्यू 4EI/L, लेकिन अभी क्या बनेगी 3EI/L। और सीबी के लिए अगर देखेंगे हम लोग सीबी, तो सीबी के लिए देखो क्या हो रहा है, तो सीबी के केस में सी टू बी जा रहे हैं, आगे फिक्स नहीं है लेकिन ये इंटरमीडिएट है, सी टू बी, बी एंड जो है ना हमारा सी बी, ये बी वर्ड यहाँ पे एंड है ना बी, तो ये इंटरमीडिएट है, मतलब ये सीबी की वैल्यू भी होगी आपकी 4EI/L। तो मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश किया। ट्राई करते हैं एक न्यूमेरिकल जिसके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ये न्यूमेरिकल को हम अच्छे से देख लेंगे। अभी हम लोग ने अभी तक जो देखा है वो चीज़ थी स्टिफनेस। क्या चीज सीखी हम लोगों ने? स्टिफनेस सीखी। हम लोगों ने अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर नहीं निकाला है। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना कैसे मैं अभी समझा देता हूं। अब टेक्निकली देखा जाए तो बहुत सारी चीजें सिखाने लायक है इसके अंदर। मैं टेक्निकली नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि क्या है, मेरे को एग्जैक्ट कैसे निकालना है वो समझाना है आप लोगों को। तो ठीक है, मैं अभी ए बी, ये देखो मेरा इधर न्यूमेरिकल लिया है मैंने, ए बी सी डी मेरा स्पैन है, ए बी बी सी और सी डी, 3 स्पैन है इस बीम के अंदर। अब हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक चीज समझ लो, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने के लिए आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। कंटेंट क्या होनी चाहिए टेबल में? सबसे पहले आना चाहिए ज्वाइंट, उसके बाद मेंबर, फिर उसके बाद आना चाहिए रिलेटिव स्टिफनेस, फिर सम ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस एट ज्वाइंट। रिलेटिव स्टिफनेस को हम के से इंडिकेट करते हैं। देन आफ्टर दैट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है? रिलेटिव स्टिफनेस अपॉन समेशन ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस एट ज्वाइंट। तो ये सब चीजें हम लोगों को एक टेबल में लिखना है। मैंने क्या क्या लिया है देखो, फिर से देख लेते हैं हम लोग। ज्वाइंट, मेंबर, ज्वाइंट के बाद मेंबर आएगा, रिलेटिव स्टिफनेस, फिर इस सम ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस एट ए ज्वाइंट, एंड देन लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ठीक है, अब मेरे ज्वाइंट कौन कौन से? ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड नीचे मेरा है डी ज्वाइंट। ठीक है, तो देख लो यहां पे नीचे मेरा डी ज्वाइंट है। अब ए ज्वाइंट पे कौन सा मेंबर बनेगा? ए बी। बी ज्वाइंट पे बी ए और बी सी, बी ए और बी सी। सी ज्वाइंट पे सी बी एंड सी डी, सी ज्वाइंट है ना, तो वहां पे 2 मेंबर हैं। और डी सी, डी ज्वाइंट पे डी सी। ठीक है, तो ये डी सी बन गया। सी बी पे सी बी एंड सी डी, तो सी और बी पे 2 मेंबर हैं और बाकी जगह पे 1 है। ठीक है, अब देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। पहला जो ज्वाइंट लिख लिया हम लोगों ने, 4 ज्वाइंट थे, फिर मेंबर लिख लिए, फिर रिलेटिव स्टिफनेस। अब मैंने रिलेटिव स्टिफनेस आपको निकालना समझा दिया था। अभी ए बी के लिए देखो रिलेटिव स्टिफनेस, फार एंड इज फिक्स, मतलब इसकी ये वैसे ही इसके सामने का एंड ये जो है ना ए टू बी, ये बी इंटरमीडिएट है। अगर एंड में होता तो फिर ये 3EI/L थी। अभी क्या है, फार एंड भी फिक्स है और इंटरमीडिएट भी आ रहा है एंड, तो क्या हो रहा है आपका 4EI/L। तो यहाँ पे मैंने 4EI/L ले लिया। अब आई की वैल्यू गिवन नहीं है, मतलब आई ही है, और लेंथ की वैल्यू मैं पुट करता हूँ 4/3 इट इज 1.33 EI। अब ए ज्वाइंट पे और कौन सा मेंबर नहीं है, तो फिर ज्वाइंट की एडिशन करेंगे तो उतना ही होगा 1.33 EI। अगर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना तो क्या है, रिलेटिव स्टिफनेस अपॉन समेशन ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। अब ये ज्वाइंट पे रिलेटिव स्टिफनेस कितनी है 1.33 है, और समेशन भी कितना बना है, एक ही ज्वाइंट था तो ये दोनों की समेशन एक ही बनी है, तो 1.33। अब दोनों को अगर कट कर दिया तो मैं बनता हूँ 1। तो एक चीज आपको दिमाग में फिट करना है, हर एक ज्वाइंट पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 1 ही आता है। देख लो क्या चीज बोल रहा है मैं, इसको दिमाग में फिट करो। हर एक ज्वाइंट पे, जितने भी ज्वाइंट है, हर एक ज्वाइंट पे रिलेटिव स्टिफनेस और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आपका 1 ही आना चाहिए। नहीं आता है तो देख लो कहाँ पे गलत हो रहा है। रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑन ईच ज्वाइंट इट शुड बी द 1। ठीक है, अब बी ज्वाइंट के लिए देखते हैं। मेरा बी ए था, ठीक है, बी ज्वाइंट के लिए देखता हूं मैं।
बी ए का फर्स्ट मेंबर है मेरा, बी जॉइंट पे बी ए फर्स्ट मेंबर, इसके तो देख लीजिए बी के सामने वाला जो सपोर्ट है वो कैसा है, फिक्स सपोर्ट है, ठीक है। तो क्या होगा मेरा फिक्स सपोर्ट की वजह से वैल्यू 4 अपॉन एल, फार एंड इज फिक्स, देन 4 डिवाइडेड बाई 3 इट इज 1.33 है। अब बी जॉइंट पे अलग दूसरा मेंबर भी है बीसी। अब बीसी के लिए बात करेंगे तो बीसी सी भी इंटरमीडिएट स्पैन है और फार एंड भी फिक्स है, दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो 4 अपॉन एल यहाँ पे लगेगा आपका, वो भी 4 डिवाइड बाई 3 इट इज 1.33 है। आप बी जॉइंट की एडिशन करता हूं मैं, कितना होगा 2.66 है। अब 2.66 आ गया, ठीक है। अब ये होगा समेशन एट बी, मतलब हम लोग जो बात कर रहे थे ना डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की, के अपॉन समेशन ऑफ के, वही बात आ रही है अभी यहाँ पे। 2.66 जो है हमारा 2.66 ये समेशन है बी जॉइंट की। अब बी ए के लिए निकालेंगे तो क्या होगा 1.33 EI अपॉन समेशन कितना हुआ है 2.66 EI। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, डायरेक्टली कैलकुलेट करके रखा है। मतलब बी ए जॉइंट की समेशन, बी ए जॉइंट का स्टिफनेस कितना है के 1.33 है एंड समेशन कितना है जॉइंट पे 2.66 है, मतलब 1.33 है डिवाइडेड बाय 2.66 है, ये बना है 0.5। सिमिलरली हम बी के लिए बात करेंगे तो बी का स्टिफनेस के कितना आया है, के अपॉन समेशन के हमारा फॉर्मूला है ना, समेशन के मतलब जॉइंट की समेशन और के मतलब पर्टिकुलर मेंबर के लिए, पर्टिकुलर मेंबर का कितना है 1.33 और समेशन कितना है बी जॉइंट पे 2.66, 1.33 डिवाइड बाय 2.66 ये गेट कैंसिल, सो इट विल बी 0.5। और दोनों को ऐड करते हैं आप, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन करके लिखा है 0.5 प्लस 0.5 कितना होता है 1, मतलब बी जॉइंट के लिए भी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना है आपका 1 ही आया है। मतलब ये चीज मैंने जो बोला था इसके पहले वही प्रूव हो रही है। अभी सी जॉइंट के लिए देखेंगे, सी जॉइंट पे क्या आता है, ठीक है। सी जॉइंट के लिए देखेंगे तो यहाँ पे देख लो सीबी एंड सीडी मेंबर है। अब सीबी की बात करेंगे हम लोग, थोड़ा सा मैं उसको ऊपर लेता हूं, देखो सीबी। अब सीबी जो है बी के सी टू बी जा रहे हैं हम लोग, इस मेंबर का एंड जो है फिक्स है, तो हम लोगों को यही कंडीशन लगती है, तो हमारा 4 अपॉन एल बनेगा। या तो फिर जो सी टू बी, बी जो है इंटरमीडिएट है वो भी लगा के हम लोग, हमारा आंसर क्या आता है 4 अपॉन एल। तो 4 अपॉन एल 4 डिवाइडेड बाय 3 1.33 है। सेम सी डी के लिए सी टू डी, फार एंड यहाँ पे सामने वाला एंड फिक्स है, अगर ये डी की जगह पे अगर ऐसा पॉइंट लोड होता, अपना सिंपली सपोर्ट लगा होता, तो हमारा सी डी की वैल्यू 3 अपॉन एल है, क्योंकि फार एंड फिक्स भी नहीं है, इंटरमीडिएट भी नहीं, एंड पे रोलर और हिंज लगा हुआ है या सिंपली सपोर्ट लगा है तो 3 अपॉन, लेकिन इस केस में हमारा फिक्स लगा है तो 4 अपॉन एल, 4 डिवाइडेड बाय 3 इट इज 1.33, सो इट इज टोटल अगर दोनों की ऐड कर दे हम सी जॉइंट की तो 1.33 है प्लस 1.33 इट इज 2.66 है। अब हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालते हैं सीबी जॉइंट का। सीबी जॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना आएगा सीबी स्पैन के लिए, के अपॉन समेशन ऑफ के कितना है इंडिविजुअल 1.3 और समेशन ऑफ के कितना है 2.66, 1.33 डिवाइड बाय 2.66 इट इज 0.5। सिमिलरली सीडी के लिए भी उतना आता है। अब बात करते हैं डीसी की, डीसी में भी वही एक ही मेंबर देख लीजिए, डी का कितना आता है, तो डी पे एक ही डी जॉइंट पे एक ही मेंबर है डीसी, तो डीसी होता है हमारा 4 अपॉन एल, क्योंकि डी के सामने वाला सपोर्ट इंटरमीडिएट सी इंटरमीडिएट है, तो हमारी वैल्यू आती है 4 अपॉन एल, 4 इट मीन्स 4 डिवाइडेड बाय 3 इट इज 1.33 है, तो ये 1.33 है यहाँ पे ले लिया, और समेशन एक ही जॉइंट है तो उतना ही समेशन होगा, तो 1.3 डिवाइड बाय 1.33 इज 1। एक अलग एग्जांपल लेते हैं, उसके अंदर देख लेते हैं कैसे बनाना है, तो ठीक है, तो इसके अंदर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देख लीजिए, इसको समझने के लिए मैंने और एक एग्जांपल लिया है। अब इस केस में देखो, यहाँ पे ए पे फिक्स नहीं है, यहाँ पे ए पे सिंपली सपोर्ट लगा है और डी पे फिक्स सपोर्ट लगा है। हालांकि अभी कितना कौन से पे सपोर्ट आने दो, आप लोगों को समझ में आना चाहिए ये सब चीज़ें, ठीक है। अभी ए जॉइंट, फिर से टेबल बना लेते हैं, जॉइंट मेंबर स्टिफनेस, समेशन ऑफ सम ऑफ स्टिफनेस एट अ पर्टिकुलर जॉइंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अब ए जॉइंट के लिए देखेंगे तो ए पे एक ही मेंबर है ए टू बी, ठीक है, और ए टू बी देख रहे हैं तो बी के सामने वाला सपोर्ट कौन सा है, पहली बात तो एक तो फिक्स है एंड में, फार एंड में, दूसरी बात बी इंटरमीडिएट सपोर्ट है, तो उसकी वैल्यू कितनी वैल्यू है 4 अपॉन एल, 4 डिवाइडेड बाय 4, लेंथ इज 4, आई इज आई गिवन, सो इट इज 1। अभी 1 EI एक ही क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे ए बी मेंबर, ए जॉइंट पे एक ही मेंबर था ए बी, तो उसकी एडिशन इतनी आई 1 EI, तो के अपॉन समेशन के कितना हुआ 1 ही होता है, ठीक है। तो एक चीज अभी यहाँ पे बता देता हूँ मैं, हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हर एक जॉइंट के लिए नहीं निकालते, जिस जॉइंट पे 2 या 2 से ज्यादा मेंबर अवेलेबल है उसी जॉइंट के लिए निकालते हैं आपको। लेकिन क्यों हम ऐसे बोल रहे हैं, मैं एक चीज क्यों बोल रहा हूँ देख लो, अगर एक ही जॉइंट है, अभी एक ही जॉइंट ऐसा है जिसमें एक ही मेंबर है, जैसे कि अभी इस केस में हमारा ए था, तो एक ही मेंबर आ रहा है आने वाला, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 1 ही बनेगा, क्योंकि वो चीज
मतलब समेशन ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस एट जॉइंट एंड रिलेटिव स्टिफनेस वो तो सेम ही होने वाला है, तो 1। तो हम लोग कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल रहे हैं, जहाँ जिस जॉइंट पे दो या दो से ज्यादा स्पैन अवेलेबल होते हैं उस जॉइंट के लिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालते हैं, अदरवाइज सभी जॉइंट के लिए 1 ही होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले वाले न्यूमेरिकल में भी और इसमें भी वो लेके रखा था, ठीक है। अब बी जॉइंट के लिए देखते हैं। बी स्पैन पर देखो, बी जो जॉइंट है वहां पे बी ए और बी सी आता है, ठीक है। बी जॉइंट के लिए बी ए और बी सी मेंबर है, तो बी ए के लिए देखो क्या वैल्यू होगी, बी ए। अब ये इंपॉर्टेंट है, बी टू ए जा रहे हैं हम लोग इस केस में, तो बी टू ए के केस में जो इस ए की तरफ जा रहे हैं, तो यहां पे देखो, यहां पे एंड में क्या आ रहा है, रोलर हिंज या सिंपली सपोर्ट आ रहा है। मतलब इसका मीनिंग होता है यहाँ पे वैल्यू कितनी होनी चाहिए, बी ए की 3a/L, क्योंकि ए के सामने और कोई एक सपोर्ट होता तो हम लोग को 4a लेते, क्योंकि ए इंटरमीडिएट बन जाता है इस केस में, लेकिन ये एंड में है ये सपोर्ट और वहां पे फिक्स नहीं है, इसकी वजह से वहां पे कितना होगा वैल्यू 3a/L। तो मैंने यहाँ पे 3a/L ले लिया। अब 3e है तो ये भी स्पैन के लिए ई है, तो ई आई था, तो 4 लेंथ थी इसमें, तो एल की जगह पे मैंने 4 पुट कर दिया, तो इतना बना 3/4, इट इज 0.75 ई है, ठीक है। अब नीचे लेता हूँ थोड़ा सा। अब बीसी स्पैन के लिए देखो, बीसी स्पैन के लिए भी 4e/L ही बनने वाला है, तो बीसी स्पैन के लिए 4e/L कैसे बनेगा, क्योंकि सामने डी पे फिक्स सपोर्ट लगा है, तो बीसी के कितना होगा 4e/L। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, आई की वैल्यू 2i गिवन थी, ये देख लीजिए यहाँ पे 2i गिवन था, तो बीसी स्पैन के लिए तो 2 × 4 इट इज 8 डिवाइडेड बाय 5 इट इज 1.6 ई आई। यहाँ पे लिखा है, थोड़ा छोटा सा हुआ था मेरा कॉलम, तो वहाँ पे लिख दिया है मैंने, वहाँ पे 1.6 ई आई। अब ये को बी के एडिशन करेंगे, समेशन एट जॉइंट 0.75 और 1.6, तो कितना बना 2.35 ई आई। कितना बना है 2.35 ई आई बी जॉइंट के लिए समेशन ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालेंगे फर्स्ट बी ए के लिए, तो बी ए का रिलेटिव स्टिफनेस कितना है, के कितना है निकाला है हम लोगों ने, देखो के कितना निकाला है, इट इज 0.75 ई आई, एंड समेशन ऑफ के कितना आया है आपका बी जॉइंट के लिए 2.35, तो 0.75 डिवाइडेड बाय 2.35 इट इज नथिंग बट 0.32, ठीक है। अब बीसी के लिए वैसे निकालेंगे हम लोग, कितना बनेगा हमारा एडिशन कितना, सॉरी समेशन कितना आया था रिलेटिव स्टिफनेस का 2.35, इट इज समेशन ऑफ के, एंड के कितना आया हमारा इस पर्टिकुलर बीसी स्पैन के लिए 1.6, तो 1.6 डिवाइडेड बाय 2.35 इट इज 0.68। अगर 0.32 एंड 0.68 की अगर एडिशन करते हैं तो वो 1 बन जाता है। मतलब हर एक जॉइंट पे रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 1 आना ही चाहिए। अगर आपका सपोज 3.12 आता है, 3.15 आता है, तो 3.2 ले लो उसको, क्योंकि वो राउंड फिगर में लेते हैं तभी आपका आंसर मैच होगा, नहीं तो फिर आपका 1 एडिशन नहीं बनेगा, 0.99 बनेगा, तो वो नहीं बनना चाहिए, टोटल 1 होनी चाहिए, ठीक है। अब सी जॉइंट के लिए देखते हैं, सी के लिए स्ट्रक्चर देख लो, C2B। अब C2B जा रहे हैं तो B इंटरमीडिएट है, मतलब 4e/L, और C2D जा रहे हैं तो D तो एंड पे फिक्स ही है, तो दोनों 4e/L, तो मैंने यहाँ पे दोनों 4e/L यहाँ पे ले लिए, वैल्यू निकाल लिए। तो पहले आया 1.6, दूसरी देखो 4e/L, यहाँ पे 8 क्यों आया है, तो क्योंकि 2e गिवन था और लेंथ थी 4e एज इट इज स्टैंडर्ड है, और 2i की जगह पे मैंने 2e पुट कर दिया, तो 2 × 4 8 डिवाइडेड बाय इट इज 1.6। और इस केस में CD के इस केस में तो C2D का स्पैन 4 मीटर था, और यहाँ पे लेंथ की जगह पे मैंने 4 पुट किया, 4 डिवाइडेड बाय 4 इट विल बी 1, सो यहाँ पे 1 ई आई, तो 1 ई आई प्लस 1.6 2.6 ई है। अब CD का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालेंगे, तो CD कितना होगा, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 2.6 इट इज 0.38, एंड CB के लिए 1.6 डिवाइडेड बाय 2.6 इट इज 0.62, तो 0.62 एंड 0.38 अगर ऐड करते हैं तो हम लोगों को उसको एडिशन 1 ही मिल रही है। तो हम लोगों ने बी एंड सी जॉइंट के लिए निकाल लिया, ए एंड डी के लिए हम लोगों को पता ही है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 1 ही आता है। होप आप लोगों को ये समझ में आएगा। इसमें चीज समझ लेना है कि एक ही चीज थी कि कहाँ पे 4e/L लेना है और कहाँ पे 3e/L लेना है, ठीक है। 4e/L जहाँ पे लेना है वहाँ पे एक तो इंटरमीडिएट स्पैन होना चाहिए, और दूसरा फार एंड फिक्स होना चाहिए जिस साइड में जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आएगा, एक बार और रिपीटेडली देख लो वीडियो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये सिंपल ट्रिक से मैंने समझाने की कोशिश की है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैसे निकालते हैं। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। आप लाइक कर दीजिए तभी तो मेरा हौसला बढ़ेगा और नए नए वीडियो में लाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you for watching this video. Like this video, share this video, subscribe channel, make notification on for this channel. Thank you.